एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उसकी 5 बीघा जमीन थी, 2 बैल, एक पुरानी झोपड़ी और 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम वीर था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। मिट्टी से उसे ऐसा लगाव था जैसे कोई अपने बच्चे से करता है। वह कम बोलता था, लेकिन हर काम पूरे मन से करता था। छोटा बेटा नील बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसे मेहनत से ज्यादा जल्दी अमीर बनने के सपने आते थे। वह अक्सर कहता था, भावया, पूरी जिंदगी खेत में पसीना बहाकर क्या मिलेगा? शहर वाले बिना मिट्टी छुए लाखों कमा लेते हैं। वीर मुस्कुराकर जवाब देता, हर पैसा अच्छा नहीं होता नील। जो पैसा ईमानदारी से मिलता है वही सुख देता है। रामदास दोनों भाइयों की बातें चुपचाप सुनता रहता। उसे पता था कि समय ही नील को सही रास्ता दिखाएगा। एक शाम रामदास दोनों बेटों को खेत के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और डूबते सूरज की लाल रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। रामदास ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, बेटा, इंसान सोना खो दे तो फिर कमा सकता है, घर खो दे तो फिर बना सकता है, लेकिन अगर मिट्टी का सम्मान खो दे तो सब कुछ खो देता है। दोनों बेटे चुप थे। कुछ महीनों बाद रामदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पूरे गांव ने उसकी सेवा की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। एक रात उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने बिस्तर के नीचे से 2 छोटे छोटे लकड़ी के डिब्बे निकाले। एक वीर को दिया, दूसरा नील को। फिर धीमी आवाज में बोला, इन डिब्बों को कभी लालच में मत खोलना। इन्हें तब खोलना जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। दोनों ने पिता से वचन लिया। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन रामदास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। पूरा गांव रो पड़ा। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों ने पिता की तस्वीर के सामने प्रण लिया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनकी परीक्षा लेने वाली है। उसी शाम गांव में एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसने दूर से ही दोनों भाइयों की जमीन को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी। अगली सुबह गांव में आई काली गाड़ी पूरे गांव की चर्चा बन गई। उसमें से उतरा एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम था महेंद्र सेठ। उसके साथ 4 आदमी थे। उनके हाथों में नक्शे, कागज और मापने के औजार थे। महेंद्र सेठ ने खेतों को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, यही वह जमीन है। आने वाले समय में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होगी। गांव वाले उसकी बात समझ नहीं पाए। कुछ देर बाद वह सीधे वीर और नील के घर पहुंचा। मैं तुम्हारी पूरी जमीन खरीदना चाहता हूँ, उसने कहा। नील की आंखें चमक उठीं। कितने में? महेंद्र सेठ ने एक ऐसी रकम बताई जितनी रकम दोनों भाइयों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। नील का मन डोल गया, लेकिन वीर ने शांत स्वर में कहा, यह जमीन हमारे पिता की आखिरी निशानी है, इसे बेचा नहीं जा सकता। महेंद्र सेठ मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी थी। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। यह कहकर वह चला गया। उस रात नील को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही रकम घूम रही थी। अगले दिन महेंद्र सेठ ने नील को अकेले मिलने बुलाया। उसने कहा, तुम्हारा भाई तुम्हें गरीब बनाए रखेगा। अगर तुम अपनी हिस्से की जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें शहर में दुकान, मकान और कारोबार सब दिला दूंगा। नील सोच में पड़ गया। उधर वीर खेत में पसीना बहा रहा था। उसे अपने पिता की बात याद थी। मेहनत का रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल हमेशा मजबूत होती है। कुछ दिनों तक दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर बहस होती रही। आखिर एक दिन गुस्से में नील बोला, भावया, मैं अपना हिस्सा बेचूंगा। मुझे पूरी जिंदगी किसान बनकर नहीं रहना। वीर ने दुखी होकर कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, कुछ फैसलों की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती। कुछ ही दिनों बाद नील ने अपनी आधी जमीन महेंद्र सेठ को बेच दी। उसके हाथ में पैसों से भरा बैग था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन दूर खड़ा महेंद्र सेठ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी असली योजना अभी शुरू हुई थी। नील ने जमीन बेचकर मिले पैसों का बैग अपने सीने से लगा रखा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव छोड़ते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर खेत में वीर हल चला रहा था। वीर ने केवल इतना कहा,
ख्याल रखना छोटे, घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। नील बिना कुछ बोले शहर की ओर चल पड़ा। शहर की ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और बड़ी बड़ी दुकानें देखकर वह हैरान रह गया। महेंद्र सेठ ने उसका स्वागत बड़े सम्मान से किया। अब तुम किसान नहीं, व्यापारी बनोगे, सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिनों तक सब कुछ सपने जैसा लगा। नील को महंगे कपड़े पहनाए गए, अच्छे होटल में ठहराया गया और बड़े लोगों से मिलवाया गया। एक दिन महेंद्र सेठ ने कहा, एक नई कंपनी शुरू हो रही है। अगर तुम अपने सारे पैसे इसमें लगा दो तो 6 महीने में रकम 3 गुना हो जाएगी। नील ने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे लगा दिए। उसे हर महीने नकली हिसाब दिखाया जाता रहा। कागजों में मुनाफा बढ़ता दिख रहा था, लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। 6 महीने पूरे होने से पहले ही एक सुबह नील कंपनी पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा था। आसपास के लोगों ने बताया, यह दफ्तर तो रातों रात खाली हो गया। मालिक सब पैसे लेकर भाग गया। नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महेंद्र सेठ की हवेली पहुंचा, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। हवेली बिक चुकी थी। सेठ का कोई पता नहीं था। अब नील के पास न पैसा था, न जमीन और न रहने की जगह। कई दिनों तक उसने शहर की गलियों में काम ढूंढा। कभी ईंटें ढोई, कभी गोदाम में बोरे उठाए, लेकिन जो कमाता उससे बस एक समय का खाना ही मिल पाता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। भीगा हुआ नील एक बंद दुकान के सामने बैठा था। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। जल्दी मिलने वाला धन अक्सर जल्दी ही चला जाता है। और फिर उसे अपने भाई वीर की मुस्कान याद आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर गांव में वीर अकेला पूरी खेती संभाल रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर चला गया, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वीर ने शांत स्वर में कहा, भाई रास्ता भटक सकता है, रिश्ता नहीं। मुझे भरोसा है, एक दिन वह जरूर लौटेगा। उसी रात शहर की सड़क पर बैठा नील अपने बैग में सामान ढूंढ रहा था। उसे अचानक अपने पिता का दिया हुआ लकड़ी का छोटा डिब्बा मिला। उसके हाथ कांपने लगे। क्या सचमुच वह समय आ गया था जब सब कुछ खत्म हो चुका था? उसने धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन खोलना शुरू किया। डिब्बा खुलते ही उसे सोना, चांदी या हीरे नहीं मिले। अंदर केवल एक पुरानी चिट्ठी और मिट्टी की एक छोटी सी मुट्ठी रखी थी। नील ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, प्रिय बेटे, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि जिंदगी ने तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखा दिया है। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन अच्छा परिवार खो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि कभी अंधेरा छा जाए तो अपने बड़े भाई के पास लौट जाना, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते नील की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे वीर हमेशा उसका साथ देता था, उसकी गलती पर भी उसे समझाता था। नील ने उसी रात फैसला किया कि वह वापस गांव जाएगा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वह सूरजपुर पहुंचा, लेकिन गांव पहुंचते ही वह हैरान रह गया। जहां पहले उसकी आधी जमीन थी, वहां अब बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थीं। महेंद्र सेठ के लोग जमीन को खोद रहे थे। गांव वालों ने बताया, महेंद्र सेठ अब पूरे गांव की जमीन खरीदना चाहता है। जो नहीं बेच रहे, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। नील का दिल बैठ गया। वह सीधे अपने घर पहुंचा। वीर आंगन में बैठा खेती के औजार ठीक कर रहा था। नील उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर पिता की बात नहीं मानी। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर वीर ने नील को उठाया, गले लगाया और कहा, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। तू मेरा भाई है और यह घर आज भी तेरा ही है। दोनों भाई गले लगकर रो पड़े। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, वीर, महेंद्र सेठ कल सुबह तुम्हारी बची हुई जमीन पर भी कब्जा करने आने वाला है। उसके साथ गुंडे और सरकारी कागज भी है। वीर ने शांत होकर अपने पिता की तस्वीर की ओर देखा, फिर बोला, अब भागने का समय नहीं, लड़ने का समय आ गया है। लेकिन लड़ाई हथियारों से नहीं, सच और एकता से होगी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सूरजपुर गांव में हलचल शुरू हो गई। दूर से कई गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी।
कुछ ही मिनटों में महेंद्र सेठ की काली एसयूवी, जेसीबी मशीनें और कई गुंडे गांव के बाहर आकर रुक गए। महेंद्र सेठ गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज यह जमीन मेरी होगी। जिसके पास कागज है वही मालिक है। गांव वाले डरकर अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। लेकिन इस बार वीर अकेला नहीं था, उसके साथ नील भी खड़ा था। नील आगे बढ़ा और पूरे गांव के सामने बोला, मेरी सबसे बड़ी गलती लालच थी। मैंने अपनी जमीन बेचकर आप सबको भी खतरे में डाल दिया। अगर आज आप मुझे माफ कर दें तो मैं अपनी आखिरी सांस तक इस गांव की रक्षा करूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग किसान आगे आए। उन्होंने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती सुधारने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। धीरे धीरे पूरा गांव वीर और नील के साथ खड़ा हो गया। महेंद्र सेठ ने अपने आदमियों को इशारा किया। जेसीबी मशीन खेत की ओर बढ़ने लगी। उसी समय वीर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का संकेत दिया। उसने अपनी जेब से पुराने कागज निकाले। ये हमारे पिता रामदास के असली दस्तावेज हैं। इनमें साफ लिखा है कि इस जमीन का एक हिस्सा सामुदायिक सिंचाई मार्ग है। इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। महेंद्र सेठ का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हंसकर बोला, कागजों से कुछ नहीं होगा, ताकत हमेशा पैसे की होती है। तभी नील आगे आया। उसने सबके सामने एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। जब मैं शहर में था, मैंने महेंद्र सेठ की बातें रिकॉर्ड की थी। उसने खुद कहा था कि वह धोखे से किसानों की जमीन हड़पता है। महेंद्र सेठ घबरा गया। उसने अपने आदमी को रिकॉर्डर छीनने का आदेश दिया, लेकिन पूरे गांव के लोग एक दीवार बनकर दोनों भाइयों के सामने खड़े हो गए। पहली बार महेंद्र सेठ को एहसास हुआ कि वह दो भाइयों से नहीं, पूरे गांव से लड़ रहा है। उसी समय दूर सड़क पर पुलिस की जीप दिखाई दी। महेंद्र सेठ के चेहरे का रंग उठ गया। क्या अब उसका खेल खत्म होने वाला था? पुलिस की जीप गांव के बीच आकर रुकी। अधिकारी नीचे उतरे और दोनों पक्षों से पूरी बात सुनने लगे। नील ने रिकॉर्डिंग दिखाई और वीर ने जमीन के पुराने दस्तावेज सौंप दिए। महेंद्र सेठ बार बार कह रहा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ कानून के अनुसार हुआ है। जांच चल ही रही थी कि अचानक जेसीबी का चालक चिल्लाया, तब मशीन किसी बहुत सख्त चीज से टकरा गई है। सभी लोग उस जगह की ओर दौड़े। मिट्टी हटाई गई तो नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उस पर पुरानी नक्काशी बनी थी। पत्थर के नीचे ईंटों से बना एक पुराना रास्ता भी दिखाई दे रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग ने उसे देखते ही कहा, मैंने बचपन में अपने दादा से इस जगह की कहानी सुनी थी। कहते थे कि यहाँ कभी बहुत पुरानी बस्ती थी जो समय के साथ मिट्टी में दब गई। पुलिस ने तुरंत खुदाई रुकवा दी। कुछ देर बाद पुरातत्व विभाग को सूचना भेजी गई। 2 दिन बाद विशेषज्ञों की एक टीम गांव पहुंची। उन्होंने सावधानी से खुदाई शुरू की। धीरे धीरे पुराने मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के और प्राचीन दीवारों के अवशेष मिलने लगे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। विशेषज्ञों ने घोषणा की, यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का है। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, यहाँ कोई निर्माण या निजी कब्जा नहीं हो सकता। यह सुनते ही महेंद्र सेठ का सपना टूटने लगा। जिस जमीन पर वह अपना कारखाना बनाना चाहता था, अब उस पर कानूनन कोई कब्जा नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात उसने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, अगर मैं यह जमीन नहीं ले सका तो कोई भी नहीं ले पाएगा। उसने गांव के खेतों में आग लगाने और लोगों को डराकर भगाने की गुप्त योजना बनाई। उधर वीर और नील को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वे दोनों अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े थे। वीर बोला, आज अगर बाबा होते तो हम पर गर्व करते। नील ने जवाब दिया, अब मैं कभी लालच को अपने परिवार से बड़ा नहीं होने दूंगा। उसी समय गांव के बाहर अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग मशाले लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगली रात सूरजपुर की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। आधी रात का समय था। पूरा सूरजपुर गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हिंगुरों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसी अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग खेतों की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में मिट्टी के तेल की कैन और जलती हुई मशालें थीं। उनका इरादा पूरे गांव की फसल को आग के हवाले करना था। उसी समय नील की नींद खुल गई। उसने घर के बाहर कुछ परछाइयां देखी। उसे शक हुआ। वह तुरंत वीर के कमरे में भागा। क्या? खेतों की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं।
दोनों भाई बिना एक पल गवाए खेतों की ओर दौड़ पड़े। जब वे पहुंचे तो देखा कि नकाबपोश लोग सूखी घास पर तेन छिड़क रहे थे। वीर ने जोर से आवाज लगाई, रुको, यह खेत पूरे गांव की मेहनत है। आवाज सुनते ही नकाबपोश घबरा गए और भागने लगे। भागते भागते उनमें से एक ने जलती मशाल फेंक दी। मशाल सूखी घास पर गिरी और देखते ही देखते आग फैलने लगी। तेज हवा के कारण लपटें बढ़ती चली गईं। नील तुरंत गांव की ओर दौड़ा और घंटा बजाने लगा, आए आए, सब लोग खेतों की ओर चलो। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव जाग गया। महिलाएं बाल्टियों में पानी भरने लगीं। बच्चे मिट्टी तालने लगे। बुजुर्ग लोग लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजने लगे। वीर आग के बीच फंसे एक बूढ़े किसान को बचाने के लिए लपटों में कूद गया। धुएं से उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन उसने किसान को अपने कंधे पर उठाया और बाहर ले आया। उधर नील ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर आग का फैलाव रोकने के लिए खेत के चारों ओर मिट्टी की चौड़ी मेड़ बना दी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। सुबह होते होते पूरा गांव थक चुका था, लेकिन अधिकांश खेत बच गए थे। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। घटनास्थल से मिट्टी के तेल की कैन, मशाले और एक नकाब बरामद हुआ। पुलिस अधिकारी ने कहा, अब यह केवल जमीन का विवाद नहीं रहा, यह एक गंभीर अपराध है। दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। उसी समय एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक सोने जैसी चमकती हुई अंगूठी थी। उसने कहा, मुझे यह आग वाली जगह के पास मिली है। नील ने अंगूठी देखते ही पहचान ली। यह तो महेंद्र सेठ की अंगूठी है। अब पहली बार उनके पास ऐसा सबूत था जो सीधे महेंद्र सेठ तक पहुंच सकता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महेंद्र सेठ गांव छोड़कर भागने की तैयारी कर चुका है। सुबह होते ही पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी। गांव से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस तैनात थी। महेंद्र सेठ को खबर मिल चुकी थी कि आग वाली जगह से उसकी अंगूठी मिल गई है। वह घबरा गया। उसने अपने आदमियों से कहा, आज रात से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। उधर वीर और नील गांव के लोगों के साथ पंचायत भवन पहुँचे। सभी किसानों ने मिलकर तय किया कि अब कोई भी डरकर अपनी जमीन नहीं बेचेगा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन हम बंट गए थे उसी दिन हम कमजोर हो गए थे। आज से हम सब एक परिवार हैं। इसी बीच पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि महेंद्र सेठ अपने फार्म हाउस में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारा। महेंद्र सेठ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर पहले से पुलिस तैनात थी। उसके दफ्तर की तलाशी में कई नकली दस्तावेज, किसानों की जमीन से जुड़े फर्जी कागज और धोखाधड़ी के रिकॉर्ड मिले। आग लगाने की साजिश में शामिल 2 गुंडों ने भी पूछताछ में सच कबूल कर लिया। उन्होंने बताया, आदेश महेंद्र सेठ ने ही दिया था। यह सुनते ही पुलिस ने महेंद्र सेठ को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर सूरजपुर पहुंची, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नील की आंखों में आंसू आ गए। उसने वीर से कहा, भावया, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया होता तो शायद आज मैं भी अपराधियों के साथ खड़ा होता। वीर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। परिवार की ताकत यही होती है, गिरने वाले को उठाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। कुछ दिनों बाद पुरातत्व विभाग ने अपनी जांच पूरी की। उन्होंने घोषणा की कि गांव के नीचे मिला प्राचीन स्थल सुरक्षित रखा जाएगा और उसके आसपास का क्षेत्र किसानों के लिए खुला रहेगा। सरकार ने सिंचाई, नई सड़क और खेती के लिए विशेष सहायता देने का भी फैसला किया। सूरजपुर धीरे धीरे पूरे जिले का आदर्श गांव बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पिता रामदास का दूसरा लकड़ी का डिब्बा, जो वीर ने आज तक नहीं खोला था, अब भी उसकी अलमारी में रखा था। एक शाम वीर ने वह डिब्बा अपने हाथ में उठाया। नील ने पूछा, क्या अब समय आ गया है इसे खोलने का? वीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद बाबा ने इसमें हमारे भविष्य का आखिरी संदेश छिपाया है। दोनों भाइयों ने डिब्बे को मेज पर रखा और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोलना शुरू किया। अंदर एक पुरानी डायरी, एक छोटी सी चाबी और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। वीर ने कागज खोला। उस पर रामदास की लिखावट थी, मेरे प्यारे बेटों, यदि तुम दोनों यह डिब्बा साथ बैठकर खोल रहे हो तो समझ लो कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। तुमने भाईचारे की परीक्षा पास कर ली है। अब समय है कि तुम केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जियो। दोनों भाइयों की आंखें नम हो गईं। डायरी के पहले पन्ने पर गांव का एक पुराना नक्शा बना था। उसमें खेतों,
पुराने कुएं और पीपल के पेड़ के पास एक स्थान पर लाल निशान बना था। नील ने पूछा, भावया, यह जगह तो हमारे पुराने खेत के पास है। वीर बोला, चलो कल सुबह वही चलते हैं। अगली सुबह दोनों भाई नक्शे में बताए स्थान पर पहुंचे। उन्होंने खुदाई शुरू की। करीब 2 घंटे बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। मिट्टी हटाने पर एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। संदूक खोला गया। सबको लगा कि उसमें सोना चांदी होगा, लेकिन अंदर रखी थी पुराने बीजों की कई थैलियां, खेती की एक हस्तलिखित पुस्तक, गांव के किसानों के नाम दर्ज एक रजिस्टर और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, असली खजाना धन नहीं, ज्ञान है। इन बीजों को बचाकर रखना, ये कठिन समय में भी फसल देने वाली किस्में हैं। इन्हें पूरे गांव में बांटना, कभी बेचना नहीं। यह पढ़कर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामदास ने वर्षों पहले भविष्य के लिए यह धरोहर छिपाकर रखी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, रामदास सचमुच दूर की सोचने वाला इंसान था। वीर और नील ने उसी दिन फैसला किया कि वे उन बीजों से खेती करेंगे और हर किसान को मुफ्त में बीज देंगे। कुछ ही महीनों में सूरजपुर की फसल पूरे जिले में सबसे अच्छी होने लगी। लोग दूर दूर से खेती सीखने आने लगे। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आई। जिले का एक बड़ा उद्योगपति सूरजपुर की जमीन पर विशाल फैक्ट्री बनाने का प्रस्ताव लेकर आया। उसने कहा, मैं गांव के हर किसान को उसकी जमीन की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। गांव फिर एक बड़े फैसले के सामने खड़ा था। उद्योगपति की बात सुनकर पूरे सूरजपुर गांव में हलचल मच गई। कुछ किसान बोले, इतने पैसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ किसान बोले, अगर जमीन चली गई तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। पंचायत बुलाई गई। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए। उद्योगपति ने कहा, मैं यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा, गांव के लोगों को नौकरी दूंगा और पूरे इलाके का विकास होगा। सबकी नजरें वीर पर थी। वीर धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, विकास जरूरी है, लेकिन अपनी मिट्टी की कीमत पर नहीं। हमारे पिता ने हमें सिखाया था कि जमीन केवल कमाई का साधन नहीं, आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। फिर नील आगे आया, जिसने कभी लालच में अपनी जमीन बेच दी थी। वही आज पूरे गांव से बोला, मैंने एक बार पैसे के लिए अपनी मिट्टी खो दी थी। उस गलती की कीमत मैंने सब कुछ खोकर चुकाई। आप सब मेरी गलती कभी मत दोहराइए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला किया, सूरजपुर की खेती की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेची जाएगी। इसके बजाय गांव ने मिलकर एक नया रास्ता चुना। उन्होंने किसान उत्पादक समूह बनाया, आधुनिक खेती अपनाई, वर्षा जल संरक्षण किया और अपने अनाज, फल और सब्जियां सीधे शहरों तक पहुंचानी शुरू की। कुछ ही वर्षों में सूरजपुर देश भर में आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। एक दिन जिला प्रशासन ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर लगवाया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस गांव की सबसे बड़ी दौलत इसकी मिट्टी नहीं, बल्कि इसके लोगों का भाईचारा है। उस पत्थर के नीचे 2 नाम अंकित थे, वीर और नील। दोनों भाई हर सुबह अपने पिता रामदास की समाधि पर जाते। एक दिन नील ने मुस्कुराकर कहा, भावया, बाबा ने हमें धन नहीं दिया, लेकिन ऐसा जीवन दिया जिस पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। वीर ने खेत की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई और बोला, जब तक यह मिट्टी जिंदा है, तब तक हमारा परिवार जिंदा है। सूरज ढल रहा था। दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर अपने हरे भरे खेतों की ओर चल पड़े। हवा में लहलहाती फसलें मानो रामदास के शब्द दोहरा रही थी। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, धोखा इंसान अपने लालच से खुद को देता है। और इसी संदेश के साथ सूरजपुर की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई।